1 टू जे सिविल सर्विसेज। इन दिस वीडियो लेक्चर हम आज शुरू करते हैं पॉलिटी, आपके जो अपकमिंग जेके एसएसबी का पंचायत सेक्रेटरीज और वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो देखिए पॉलिटी जो है हम कवर करेंगे इन 3 to 4 लेक्चर्स में। हर एक लेक्चर की पीडीएफ आपको जेके सिविल सर्विसेज के ऐप पर मिलेगी और रेगुलर टेस्ट आपके जेके सिविल सर्विसेज के ऐप पर होंगे। ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, गो देयर एंड डाउनलोड जेके सिविल सर्विसेज ऐप। तो स्टार्ट करने से पहले लेट अस हैव एन ओवरलुक कि आपके सिलेबस में क्या पूछा गया है पॉलिटी के रिलेटेड। सी व्हाट यू हैव टू कवर इज, वेयर इज योर सिलेबस, कहाँ गया? हाँ देखो, आपको कवर क्या करना है, आपको सेक्शन दिया है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 20 मार्क्स का है ये, और इस 20 मार्क्स के सेक्शन में देखिए आपके कितने सब सेक्शन दिए गए हैं। इतने सब सेक्शन दिए हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री है, और भी बहुत कुछ है, साइंस, टेक। तो सी पॉलिटी में आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, देखिए उसमें से बेसिक फीचर्स में से भी आपको डिटेल में क्या करना है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और डीपीएसपीज। सी यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। ओके, यानी कि आपको सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, इट विल बी टाइम वेस्टेज। क्यों? क्योंकि आप एक सब सेक्शन से एक या दो से ज़्यादा नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो विल ट्राई टू फिनिश इट इन 3 or 4 lectures only, and you will be provided with only exam oriented material here. Let us start. पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, इसकी मेकिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझ लीजिए आप कुछ बेसिक फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट अपनी कंट्री को जो है रन करती है। ठीक है, हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अकॉर्डिंग वो रन करती है। इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे कि हाउ इट केम इनटू बीइंग। बैकग्राउंड में 1934 में क्या होता है कि सबसे पहले एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। 1934 की बात हो रही है। ये आइडिया देते हैं कि हाँ, इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, एक ऐसी बॉडी जो इंडिया के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे। 1934 के बाद पीरियड आता है 1935 का, जहाँ पर क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ऑफिशियली डिमांड करती है, कहाँ पर, लखनऊ सेशन याद रखिएगा, लखनऊ सेशन में ऑफिशियली डिमांड करती है कि नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स जो है वो फ्रेम करें। लेकिन होता क्या है, क्योंकि उस टाइम पर हायर अथॉरिटी कौन होती है हमारे ऊपर, इट इज़ ब्रिटिशर्स रूल्स कर रहे होते हैं। तो 1940 में जो ब्रिटिशर्स है वो डिमांड एक्सेप्ट कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। किस में? अगस्त ऑफर में। 1940 में ये ऑफर आता है। अगस्त ऑफर इसलिए क्योंकि ये अगस्त के महीने में आता है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स एक जो है इसमें एक शर्त रखते हैं, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तभी फ्रेम होगी इफ इंडिया विल सपोर्ट ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। देखिए टाइम पीरियड कौन है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हमारा हुआ है 1939 से 45 तक। ठीक है, देखिए 1940 की बात हो रही है, अगस्त ऑफर 1940 में आया। तो इंडिया को तभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी, ब्रिटिशर्स ने बोला कि हाँ, एक्सेप्ट की कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी, लेकिन तभी अगर इंडिया सपोर्ट करती है वर्ल्ड वार सेकेंड में ब्रिटेन को। और जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होगी फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी, प्लस इंडिया को दिया जाएगा डोमिनियन स्टेटस माने कि नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेकिन कंप्लीट नहीं, यानी कि हायर अथॉरिटी अभी कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्वीन और किंग ही रहता। ठीक है, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस बोला गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो अगस्त ऑफर भी कहीं ना कहीं फेलियर था। 1942 में क्या होता है, एक मिशन आता है अंडर क्रिप्स मिशन, जिसको सर स्टैफर्ड क्रिप्स लाते हैं। देखिए अब होता क्या है, ये भी फेलियर है, लेकिन होता क्या है, क्रिप्स मिशन जो है एक कंडीशन के साथ आता है। ये एक कंडीशन रखते हैं कि इफ़ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तभी बनाई जाएगी इफ़ इट इज़ एक्सेप्टेड बाय बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लेकिन होता क्या है कि मुस्लिम लीग जो है इसको रिजेक्ट कर देता है।
क्रिप्स मिशन को, तो जिसकी वजह से, क्योंकि अभी तक 1940 तक 42 तक पहुंचते पहुंचते मुस्लिम लीग एक अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड रखती है अपने लिए, ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड रखी होती है इन्होंने और अपने लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मांग रहे होते हैं, तो मुस्लिम लीग इसको रिजेक्ट करती है, तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। ओके, फिर आता है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, 3 मेंबर की बॉडी है, अलेक्जेंडर लॉरेंस और क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो याद रखिए कैबिनेट मिशन प्लान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई है। अब बन गई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसका काम क्या है? इट विल फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया। अब देखिए कॉम्पोजिशन क्या है इसका, पहले हमें ये पढ़ना है। 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। इसका कॉम्पोजिशन था 1 to 1 मिलियन रूल, यानी कि रूल कैसा था कि एक मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कितनी, 1 मिलियन पॉपुलेशन को, ठीक है, 1 मिलियन लगभग 10 लाख के करीब, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स, अच्छा, और ये जो मेंबर्स थे, पहले ये जो मेंबर्स थे इनको इलेक्ट कैसे किया गया? इनडायरेक्ट इलेक्शन से। इनडायरेक्ट इलेक्शन से किसने वोट किया? जो प्रोविंसेस थे ना, प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने वोटिंग करके इनको इलेक्ट किया। तो वोटिंग कौन सी हुई थी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, इतना याद रखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। STV क्या है सिलेबस में नहीं पूछा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट विल बी टाइम वेस्टेज। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि लोगों ने डायरेक्ट वोट नहीं दिया था, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इन्होंने वोट किया था और फिर इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनके मेंबर को इलेक्ट किया था। देखिए अब ये है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स। 398 टोटल मेंबर्स थे, उनमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के थे, इनको इलेक्शन के द्वारा लाया जाना था, और 93 जो प्रिंसली स्टेट्स के थे, प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेटेड मेंबर्स ही थे। ओके, लेकिन 290 इनमें से भी 292 जो थे वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। ये मान लीजिए आज के यूटीज कमिश्नर प्रोविंसेस और गवर्नर्स प्रोविंसेस मान लीजिए आज के स्टेट्स, ठीक है। और 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस कौन कौन से थे? अगर आप लिखना चाहें अपने नोट्स में तो आप ऐड कर सकते हैं। 11 गवर्नर प्रोविंसेस, नंबर 1 मद्रास था, बॉम्बे था, यूपी था, बिहार था, सेंट्रल प्रोविंसेस थे, ओडिशा था, पंजाब था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटल प्रोविंसेस थे, सिंध था, बंगाल और असम। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड ऑन, अपने नोट्स पे इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के 4 कौन कौन से थे? एक दिल्ली था, कूर्ग था नंबर 2 पे, अजमेर मेरवाड़ ये एक ही, और बलोचिस्तान, ये थी कंपोजिशन ओरिजिनल। लेकिन बीच में क्या हुआ? 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ब्रिटिशर्स पास कर देते हैं, यानी कि इंडिया को फ्रीडम मिल जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ क्या हो जाता है? प्लस पार्टीशन भी हो जाती है, ठीक है। पार्टीशन जब हुई तो पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग ने, पाकिस्तान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई, तो मेंबर्स कितने बच गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? 299, उनमें से ब्रिटिश इंडिया के इतने थे 229 और प्रिंसली स्टेट्स के 70 थे। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन। या आपको पूरा टेबल जो है वो याद रखना है। ओके, देखिए अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहली मीटिंग कब होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन उसको अटेंड करते हैं 211 मेंबर्स। और इसी दिन टेम्परेरी प्रेसिडेंट चूज किया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि ही वॉज द एल्डेस्ट मेंबर। तो फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो एल्डेस्ट मेंबर होता है उसी को चूज किया जाता है एज प्रेसिडेंट। लेकिन 2 दिन बाद ही क्या होता है? 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चूज किया जाता है एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। साथ ही साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचार्य को चूज किया जाता है एज वाइस प्रेसिडेंट। टोटल देखिए टाइम पीरियड लगा है 2 साल 11 महीने और 18 दिन, और टोटल 11 सेशन, 11 बार मीटिंग सेशन हुई है जब ये बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। टाइम पीरियड इतना लगा है। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जवाहरलाल नेहरू जो है वो पास करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एक ऐसा रेजोल्यूशन
जो मान लीजिए इसको माना गया एज अ ब्लूप्रिंट कि हम अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हम सामने के आइडियल्स रखेंगे। तो इसमें कुछ आइडियल्स मेंशन थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, रिपब्लिक होनी चाहिए, सोशलिस्ट सवरेन होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया। साथ ही BN राव जो थे, ही वॉज लीगल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सील क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की, इसकी एलिफेंट थी, ठीक है। HVR आयंगर वॉज द सेक्रेटरी। ये सारा फैक्चुअल है, ये आपको याद रखना है, यू हैव टू क्रैम इट, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कैलीग्राफर जिसने फॉन्ट इटैलिक फॉन्ट में लिखा, इंग्लिश इटैलिक फॉन्ट में लिखा, इट वॉज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और हिंदी कैलीग्राफर वॉज कृष्ण वैद्या, ठीक है। अब होता क्या है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनैक्ट होता है, बन के तैयार हो जाता है, यानी कि पास हो गया। लेकिन इस दिन कुछ ही प्रोविजन जो है वो इनैक्ट हुए हैं। सिटीजनशिप जैसे रहा हमारा, ठीक है। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब, देखिए एनफोर्समेंट डेट ये है, इनैक्टमेंट या अडॉप्शन या फॉर्मेशन डेट ये है। तो एनफोर्स 26 जनवरी 1950 को हुआ है। जब बन के तैयार हुआ उस दिन 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज 12 शेड्यूल, सॉरी 440, ये 440 नहीं है, इसको करेक्ट कर दीजिए, 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। और 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी और नेशनल लॉ डे भी मनाया जाता है। देखिए अब एडॉप्शन डेट क्या है, 26 जनवरी 1950 को क्यों चूज़ किया गया एडॉप्शन डे 26 जनवरी को ही, क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को मनाया गया था पूर्ण स्वराज डे। पूर्ण मीन्स कंप्लीट, कंप्लीट, स्वराज मीन इंडिपेंडेंस, ठीक है। लाहौर सेशन था दिसंबर, क्या हुआ कि 1929 दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है लाहौर में। उस दिन ये डिक्लेयर करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस जवाहरलाल नेहरू, इस दिन ये डिक्लेयर करते हैं कि हम 26 जनवरी अगले आने वाला, अब कौन सा था, 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे अपना पहला पूर्ण स्वराज डे। तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए 26 जनवरी को चूज़ किया गया एज द एनफोर्समेंट डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी को ही हम अपना रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट हम 15 अगस्त को हुए हैं, लेकिन कम्प्लीटली रिपब्लिक हम कब हुए हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। ओके अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो डिफरेंट कमिटीज़ बनी, डिफरेंट कमिटीज़ को डिफरेंट काम असाइन हुआ। तो 8 मेजर कमिटीज़ थी और कुछ माइनर कमिटीज़ थी। ये जो 8 मेजर कमिटीज़ हैं, इनके चेयरमैन, कौन सी कमेटी का कौन चेयरमैन है, या आपको क्रैम करना है, आपको PDF मिल जाएगी जेके सिविल सर्विसेज की ऐप पे। यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू लर्न इट, क्योंकि इन पे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ये 8 मेजर कमिटीज़ हैं, इनको लर्न करिए आप, ओके। प्लस इन 8 मेजर कमिटीज़ में एक कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्लस चेयरमैन के साथ साथ जो इसके मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, ठीक है। 7 मेंबर्स जो इसके थे ये भी आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बेसिक फीचर्स का पहले हम ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल डिटेल में, फंडामेंटल राइट्स डिटेल में, DPSPs और ड्यूटीज़, ठीक है। सबसे पहले बेसिक फीचर में इंडिया इज़ कहा जाता है कि इंडिया इज़ लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथियस्ट क्यों? देखिए 2 तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। हमारा रिटन है प्लस लेंथिएस्ट है, वो इसलिए कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज हैं, हमने डिफरेंट सोर्सेज से अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। इनमें से एक सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये ब्रिटिशर्स ने एक्ट पास किया था। ये अपने आप में बहुत लेंदी एक्ट है और हमने ये कहीं ना कहीं हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया है। तो ये बहुत डिटेल्ड एक्ट है, इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, लेंदी है, डिटेल है। नंबर 2 हमारे इंडिया का जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा है, जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी है कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल एरियाज, सेक्शन ऑफ पीपल, डिफरेंट तरह के लोग, ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, उसकी वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी है। नंबर थर्ड कि हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी, ये नहीं कि स्टेट्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर था भी तो वो ख़त्म कर दिया गया। नंबर सेकेंड इज इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज क्या क्या है, इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ। जैसे प्रीएम्बल यूएस से लिया है, फंडामेंटल राइट्स, इलेक्टोरल कॉलेज, जुडिशल रिव्यू क्या है, कॉलेज क्या है, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस सोर्सेज याद रखिए आप, क्योंकि आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद आता है आपके ब्रिटिश, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, रिट्स, लॉ मेकिंग प्रोसीजर और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, हमने ब्रिटेन से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ये फेडरल सिस्टम तो लिया है प्लस, लेकिन सेंटर यूनियन स्ट्रॉन्ग है, हमने कनाडा से लिया है। DPSPs हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, फ्रेंच से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया लिया है, रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं, ठीक। और देखिए 1935 के एक्ट से हमने कितनी चीज़ें ली हैं, ये आपको लर्न रखना है ज़बानी। नेक्स्ट फीचर इज़ दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि रिजिड है, बदला नहीं जा सकता है, आसानी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, इफ़ देयर इज़ एनी सच नीड, तो उसको बदल सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में बताया है प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट क्या होती है, कोई नई चीज़ ऐड करनी, कोई डिलीट करनी चीज़, या कुछ और चेंजेस लाना। तो कुछ भी अगर लाना है तो प्रोसीजर 368 के आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है, ओके। तो रिजिड भी है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आसानी से नहीं बदला जा सकता, प्रोसीजर थोड़ा टफ है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे प्रोसीजर दिया हुआ है एक्ट ऑफ कौन से आर्टिकल में, 368। Then we have numbers, next is we have federal system with unitary bias। इसका क्या मतलब है कि there is division of power। फेडरल सिस्टम क्या होता है, there is division of power। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेंटर है, स्टेट है, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, डिवीजन है ना पावर की। लेकिन एट द सेम टाइम बोला यूनिटरी बायस, इसका मतलब क्या है कि यूनियन यानी कि सेंटर फिर भी स्ट्रांग है, कि स्टेट का बेशक पावर डिवीजन है, लेकिन स्टेट अपनी मनमानी नहीं कर सकता, इट हैज़ टू वर्क ऑन द एक्ट, एड एंड एडवाइस, या ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेंटर ने बनाए हैं, ठीक है। इसको कहते हैं यूनियन, हमारा यूनियन, यूनिटरी बायस यूनियन स्ट्रांग है, ठीक है। हमारा क्वासी फेडरल भी इसको कहते हैं, यानी कि कम्प्लीटली फेडरल, ओके, तो इसको क्वासी फेडरल भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि यूनियन हमारा स्ट्रांग है बट वी हैव अ क्वासी फेडरल, ठीक है, कम्प्लीटली फेडरल नहीं है। नेक्स्ट इज़ वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अभी पढ़ा, वी हैव टेकन इट फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। इसको प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, और वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि वेस्ट मिनिस्टर इज़ द प्लेस जहाँ पर ब्रिटेन का पार्लियामेंट लोकेटेड है, ओके। नेक्स्ट इज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सवरैनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए इसको समझिए कि सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सवरैनिटी की। फॉर एग्जांपल जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, बट इंडिया में क्या है, इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। दो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉज बना सकती है, रेगुलेशंस बना सकती है, एक्ट्स पास कर सकती है, लेकिन ये एक्ट्स लॉज जब बनाती है तो उनको चेक कौन करता है, तो चेक उनको जुडिशरी करती है कि वो लॉ सही है या गलत है। तो इसको कहते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सवरैनिटी है, बेशक ये लॉज बना सकते हैं, लेकिन जुडिशली सुप्रीमेसी भी है कि जुडिशरी उनको चेक करती है कि वेदर लॉज आर, मतलब लॉज सही हैं या गलत है, ओके। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, इनको डिटेल में करना है, DPSPs भी हमें डिटेल में करना है। वी हैव अ सेक्युलर स्टेट, यानी कि यहाँ पर सभी रिलीजन्स को इक्वल माना जाता है। वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट मीन्स कि 18 साल के ऊपर जो भी लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। इस एज को 21 से 18 कब किया गया था, 1988 का अमेंडमेंट था, 61st अमेंडमेंट थी ये, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें डिटेल में करना है, इट इज़ आर प्रीएम्बल। सी
हर एक बुक के स्टार्टिंग में एक चीज़ होती है जिसे प्रीफेस कहते हैं। प्रीफेस कहते हैं। प्रीफेस क्या है? एक समरी होती है, दिया जाता है कि जो बुक आप पढ़ रहे हो उसके अंदर क्या है। तो ये प्रीएम्बल इज़ लाइक दिस प्रीफेस, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन होता है, ये प्रीएम्बल में इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज़ लाइक द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आइडिया कहाँ से लिया है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया, अभी हमने सोर्सेज में पढ़ा। प्लस आइडिया तो यूएसए से लिया है, लेकिन प्रीएम्बल के अंदर जो टेक्स्ट है वो कहाँ से लिया है? वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया है जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, अभी हमने ऊपर पढ़ा। प्रीएम्बल में क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, साथ ही साथ इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल। ये अमेंड कब हुआ ये हम नीचे पढ़ेंगे डिटेल में। इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल, इसका क्या मतलब है? जस्टिसिएबल होने का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ बेसिक राइट्स हैं हमारे, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये अगर वायलेट होते हैं, कोई भी इनको अगर कर्टेल करने की, कम करने की कोशिश करता है, कोई भी इनको वायलेट करता है, तो हमारे पास हमें क्या पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन में? हम जा सकते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट या डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। लेकिन बोला गया प्रीएम्बल इज़ नॉट जस्टिसेबल। कल को अगर प्रीएम्बल, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कल को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं ये बता के कि हमारा प्रीएम्बल वायलेट हुआ, तो इसको कहते हैं इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। देखिए अब हम कीवर्ड्स क्या क्या हैं प्रीएम्बल में, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। उनको डिटेल में पढ़ने से पहले हमें प्रीएम्बल का टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये है हमारा प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या सिग्निफाई करता है कि वी द पीपल, यानी कि अथॉरिटी कौन है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? वी द पीपल। कैसे पता चला हमें? वी द पीपल 1949 को डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्स, हमने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी आर वी द पीपल, हम खुद। नंबर सेकंड, ये जो पहला वाला सेक्शन है, पैरा है, इसमें बताया है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, प्रीएम्बल के टेक्स्ट को पढ़ लीजिएगा खुद से एक बार। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट यानी कि इंडिया की स्टेट कैसी है? वी आर सवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक है, हम रिपब्लिक है। ये जो दूसरा सेक्शन है ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सारा सेक्शन सिग्निफाई करता है कि नेचर, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी ऊपर वाला नेचर है, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, ठीक। इंडिया तो चलो सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या अचीव करने हैं? हमें जस्टिस देना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, फ्रीडम होनी चाहिए इंडिया में ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, किसको क्या रिलीजन फॉलो करना है उसका। देयर शुड बी इक्वालिटी, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी फ्रेटर्निटी, यूनिटी, भाई ब्रदरहुड होना चाहिए, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीएम्बल। अब वन बाय वन हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें जो टर्म्स मेंशन है, कीवर्ड्स मेंशन है, उनका मीनिंग। पहले बोला है कि हम सवरेन है, नेचर बताए। सवरेन होने का क्या मतलब है? कि इंडिया इज़ फ्री, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, किसी का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, डिपेंडेंसी नहीं है, डोमिनियन नहीं है किसी का, ओके। नंबर सेकेंड इज़ वी आर सोशलिस्ट। सोशलिज्म का मतलब दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्स, जहाँ पर मिक्स कंट्रोल हो बोथ प्राइवेट और पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर्स का। लेकिन हमने बोला कि इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि वी हैव आवर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, दैट इज़ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि दाउ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी? फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, बेटरमेंट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगी। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। नंबर थर्ड इज़ वी आर सेक्युलर। देखिए तीन तरह की जो है मुल्क होते हैं। एक होता है अथीस्टिक, जो अथीस्ट होते हैं, यानी कि जिनका कोई भी रिलीजन नहीं, कंट्री का स्टेट रिलीजन नहीं, उन जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ आ गई हमारी, चाइना वगैरह। फिर दूसरा आता है हमारे थियोक्रेटिक स्टेट्स, थियोक्रेटिक कंट्रीज़, जिनका कोई ना कोई स्टेट रिलीजन होता है, जैसे हमारी सऊदी आ गया, नेपाल आ गया, जो हिंदुज़म जहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है, सऊदी आ गया। इसी तरह तीसरी आती है सेक्युलर कंट्रीज़, जिनका कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेक्युलरिज्म में भी कौन सी, हमारा जो है इंडिया जो है, हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ये मैटर नहीं करता है कि किसी रिलीजन की अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका सेम स्टेटस है और सबको सेम सपोर्ट मिलता है स्टेट से। नंबर थर्ड वी आर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक हम पढ़ते आ रहे हैं, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी यहाँ पर फॉलो होती है, यानी कि लोगों के पास पावर है कि वो वोट करें और वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें,
यानी कि सुप्रीम पावर किसके पास है, लोगों के पास। देन वी आर रिपब्लिक, रिपब्लिक होने का मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है रियल हेड, ये होता है प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है, हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन ही क्यों ना हो, इनडायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है। और हेरिडिटी नहीं है, जैसे ब्रिटेन में किंग है या क्वीन है वो हेरिडिटी होते हैं। ओके, सो दीज आर द की वर्ड्स ऑफ प्रीएम्बल। अब क्वेश्चन, अब हुआ क्या, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, उसके बाद बन के तैयार हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद प्रीएम्बल को इसके आगे ऐड कर दिया गया। फिर क्वेश्चन ये अराइज हुआ, बहस ये हुई कि क्या प्रीएम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माने कि नहीं माने। केसेस हुए एक दो, डिटेल में केस नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रीएम्बल के रिलेटेड क्या बोला है वो देखना है। 1960 में होता है बेरूबेरी यूनियन केस। इसमें क्लियर कट मेंशन कर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जजमेंट दे देता है कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। 1973 में एक इम्पॉर्टेंट केस से एक लैंडमार्क जजमेंट दे देता है कि प्रीएम्बल, केशव नंद भारती केस बताता है कि प्रीएम्बल जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कंटेन क्या करता है प्रीएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ से निकलती है हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है आगे हम देखेंगे, बस इतना याद रखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस में आई है, केशव नंद भारती में। और केशव नंद भारती में पहली बार बताया कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक और केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया कि प्रीएम्बल इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज LIC ऑफ इंडिया केस 1995, ठीक है। आगे अब प्रीएम्बल जो है पार्ट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज्ड वाज कि क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो द आंसर वाज कि येस, प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो, लेकिन वो जो अमेंडमेंट है इट शुड नॉट कर्टेल या इट शुड नॉट, इससे क्या होना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ प्रीएम्बल के बेसिक फीचर्स को या बेसिक स्ट्रक्चर्स को ऑल्टर नहीं करनी चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जो हमने पढ़ा, हमारे प्रीएम्बल के, हमारे कंट्री के बेसिक फीचर्स क्या है या बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है जो हमने प्रीएम्बल में पढ़ा। डेमोक्रेटिक है हम, सेक्युलर है हम, सोशलिस्ट है हम, ठीक है। इस चीज़ को ऑल्टर नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या, ये केस टू केस वेरी करेगी फिर, ठीक है। जो केस आता जाएगा उसमें देखा जाएगा, कोर्ट जो है वो देखेगा कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं, इसको वायलेट कर रहा है या नहीं, तो वो अमेंडमेंट दी जाएगी, वरना नहीं। तो हमारे पास इसके की अमेंडमेंट हो सकती है प्रीएम्बल की। एक बार हमारा प्रीएम्बल, एक बार, सिर्फ एक ही बार अभी तक अमेंड हो चुका है 1976 में, इसको मत भूलिएगा। 42nd इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे 3 टर्म सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी ऐड हुई है प्रीएम्बल में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल कवर फंडामेंटल राइट्स एंड देन ड्यूटीज for DPSPs. Keep revising. Okay, thank you.